गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे चलते हैं। आर्थिक विकास को चूंकि डेफिनेशन हमने रीड आउट कर ली है और बहुत कुछ हम इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। अब है कि हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका मेजरमेंट किया जाता है, डेवलपमेंट को किस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसा कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के ने देखे, उन्होंने सोना चांदी के कोष में वृद्धि को ही विकास का मापदंड माना है। वहीं एडम स्मिथ उत्पादन वृद्धि को विकास का मानक मानते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स ने सहकारिता की वृद्धि को विकास की संज्ञा दी है। जब और आधुनिक अर्थशास्त्री आर्थिक विकास को मापने के लिए कई घटकों को आधार मापदंड मानते हैं। वे कौन कौन से घटक हैं इसमें? पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। बहुत से विद्वान राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि को विकास का मापदंड मानते हैं, पर केवल यही आधार अपूर्ण और भ्रमात्मक हो सकता है, क्योंकि यदि जनसंख्या में वृद्धि की दर विकास दर से अधिक हो या राष्ट्रीय आय की गणना में आधार मूल्यों व वर्तमान प्रचलित मूल्यों में अंतर हो तो सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अब अगर मान लीजिए जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रही हो, राष्ट्रीय आय में 3% की दर से वृद्धि हो रही है, तो ये तो कोई विकास नहीं होगा, ये तो आर्थिक विमंदन कहलाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि को जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखना तथा मूल्यों में परिवर्तन के अनुरूप समायोजन से वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण के आधार पर देखना अधिक उपयुक्त होता है। यानी आप ये भी देखिए कि जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में तो देख ही रहे हैं, साथ में आप ये भी देखिए कि जो मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है, मूल्यों में परिवर्तन क्या पॉजिटिव रूप से आ रहा है, और उसका समायोजन कीजिए। इसके अलावा इसका वितरण, नेशनल इनकम का वितरण भी जरूरी है। इसी से पता चलेगा कि विकास हो रहा है या नहीं है। ठीक है, मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को सुधार लेने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि को निरपेक्ष रूप से आर्थिक प्रगति का सूचक मानना असंभव है। अर्धविकसित राष्ट्रों में तो कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय को मापने में कई कठिनाई होती है, अतः उनमें इसे आर्थिक विकास का मापदंड मानना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। कुल वास्तविक आय की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास का उचित मापदंड कुछ एक अर्थशास्त्री भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय आय को किसके संदर्भ में देखा गया है? जनसंख्या के संदर्भ में। पिछड़े राष्ट्रों में चूंकि जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय में वहाँ वृद्धि कम होती है, लेकिन ये प्रति व्यक्ति आय ही निर्धनता से मुक्ति दिलाती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है, जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी इसका पतन का संकेत देती है। परंतु अगर हम ये देखें तो ये भी अपूर्ण है, और अपूर्ण है, एकपक्षीय है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये केवल आर्थिक पहलू पर ध्यान देती हैं, इसमें आय की न्यायोचित वितरण व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया जाता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े विश्वसनीय नहीं होने पर प्रति व्यक्ति आय की गणना भी त्रुटिपूर्ण होगी। नेक्स्ट है आर्थिक विकास के अविभाज्य भाग मानव की सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक प्रगति की इस गणना में उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है वास्तविक विकास दर का सामान्य दर से अधिक होना। जैसा कि जब किसी देश में वास्तविक विकास दर वहाँ की सामान्य दर से अधिक होती है तो वह आर्थिक विकास की गति, तो उस देश में आर्थिक विकास की गति अधिक मानी जाती है। जबकि अगर ऐसा नहीं होता है तो अर्थव्यवस्था को अर्धविकसित एवं स्थिर माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मापदंड भी अनुपयुक्त है, क्योंकि सामान्य दर समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार स्वयं परिवर्तनशील है, अतः इसे आर्थिक विकास का सही मापदंड नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था में सुधार। वितरण व्यवस्था में सुधार का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रीय आय जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी राष्ट्रीय आय आपकी बढ़ रही है, क्या उसका वितरण भी उस जनसंख्या में जा रहा है, बराबर रूप से जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ कुछ एक जनसंख्या के कुछ एक भाग को ही राष्ट्रीय आय का बहुत अधिक भाग मिल रहा है, और बहुसंख्यक आबादी आपको बहुत कम राष्ट्रीय आय प्राप्त हो रही है। अगर जैसे हम बात करें भारत जैसे देश की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि प्रति व्यक्ति आय, या हम कहें कि राष्ट्रीय आय का जो वितरण है, यहाँ पर भी असमान है, और इस कारण गरीब और निर्धन वर्गों के बीच में असमानता की खाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यदि बढ़ी हुई कुल वास्तविक आय का एक बड़ा भाग केवल कुछ एक धनवान हाथों में केंद्रित हो जाए तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद भी देश में क्या रहेगी? गरीबी रहेगी। अतः अगर राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि के साथ साथ उसका न्यायोचित वितरण भी हो सकता हो तो इसे आर्थिक विकास का सूचक कहा जा सकता है। आगे है मानव कल्याण में वृद्धि। यद्यपि आर्थिक विकास को मापने के लिए
मानव कल्याण में वृद्धि का दृष्टिकोण अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से उपयुक्त है, क्योंकि आर्थिक विकास का लक्ष्य अंततः मानव कल्याण में वृद्धि करना ही है। मानव कल्याण के माप के लिए समाज में प्रति व्यक्ति उपभोग तथा जीवन स्तर की वृद्धि को आधार बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय जीवन आशा अधिक ऊंची होना भी आर्थिक विकास का परिचायक है, पर यह मापदंड भी क्या है, अस्पष्ट है। ना तो जीवन स्तर ना प्रति व्यक्ति आय उपभोग को ठीक ठीक बता सकती है, और ना जीवन आशा को आधार मानना ही विश्वसनीय है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन। जब कृषि प्रधान देश औद्योगिकरण की ओर अग्रसर होता है तो यह आर्थिक विकास का परिचायक है। अर्धविकसित राष्ट्र जब प्राथमिक उद्योगों से, जैसे कि प्राथमिक उद्योग कौन से, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनिज खनन, वनों से आय आदि, इनसे जब देश उद्योगों की तरफ डाइवर्ट होता है, ठीक है, तो इससे क्या है, चूंकि व्यावसायिक ढांचा में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन कैसा है, अनुकूल है। अनुकूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप प्राथमिक सेक्टर से द्वितीय क्षेत्र की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और अनुकूल परिवर्तन, अब इस अनुकूल परिवर्तन से होगा क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तो उद्योगों की तरफ जा रहे हो, यानी उद्योगों का विकास हो रहा है, परिवहन का विकास होगा, संचार के साधनों का विकास होगा, सेवाओं का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और इनसे संबंधित उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जनसंख्या का जब वितरण प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की तरफ जाता है तो ये आर्थिक विकास का मापदंड माना जाता है। जैसा कि भारत में अगर देखा जाए तो हमारी आबादी का बहुत अधिक हिस्सा अभी भी कृषि में है, और द्वितीय क्षेत्र में हमारी आबादी का बहुत कम हिस्सा है, और हम डायरेक्टली टेरिटरी सेक्टर में या तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की तरफ ज़्यादा मूव कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी विकास ही कहा जाएगा, लेकिन ये विकास क्या है, बैलेंस विकास नहीं होगा। कहीं ना कहीं उद्योग आपके पीछे छूट रहे हैं, आपका उत्पादन नहीं हो रहा है, औद्योगिक उत्पादन में कमी पड़ रही है। इस कारण क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बहुत पीछे जा रहा है। तो ये जो व्यावसायिक संरचना परिवर्तन तो हुआ है, व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन इतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि आबादी का अभी भी काफ़ी हिस्सा क्या है, कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। नेक्स्ट है विविध। विविध में हम देखते हैं आर्थिक विकास के जो मापदंड हैं, इन मापदंडों के अतिरिक्त संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित आर्थिक विकास के मापदंड हैं, जैसा कि पहला औद्योगिकरण। अगर देश के अंदर औद्योगिकरण ज़्यादा होता है तो ये कहीं ना कहीं विकास का सूचक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जनसंख्या का भाग आपका कौन से क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ गया, प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र की तरफ जा रहा है। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। तीसरा है पूंजी निर्माण दर में वृद्धि। चौथा है आधारभूत एवं मूलभूत उद्योगों का विकास। पांचवा है लोहे का प्रति व्यक्ति उपभोग। छठा है शक्ति तथा ऊर्जा शक्ति का प्रति व्यक्ति उपभोग आदि। कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स ने उत्पादन तकनीक में क्रांतिकारी प्रगति को ही आर्थिक विकास की संज्ञा दी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने विकास के अलग अलग मापदंड माने हैं, और हम कहें कि कोई इनमें से किसी एक को चुनना हो तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अलग अलग सभी मापदंड अपने अपने क्षेत्र में बहुत सही है, लेकिन क्योंकि सर्वोपयुक्त हम इसकी परिभाषा नहीं बना सकते हैं कि विकास किसे कहा जा सकता है, इनमें से किसे चुनना है, लेकिन हम कंबाइंडली इन सबको लेकर विकास की एक अच्छी परिभाषा लेकर आ सकते हैं। आज का आपका चैप्टर इतना ही है। धन्यवाद।